नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के ब्लू टिक को क्यों हटाया, अब ट्विटर ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटाए जाने का मामला चर्चा में है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्विटर पर ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड अकाउंट। दरअसल दोस्तों ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कई नेताओं के ब्लू टिक को हटा दिया था और उसके कुछ देर बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स का ब्लू टिक बहाल भी कर दिया। इसे केंद्र की फटकार का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन ट्विटर ने अब इसकी असल वजह बताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के बाद छिड़े विवाद में ट्विटर ने कहा कि अगर अकाउंट अधूरा है या 6 महीने तक एक्टिव नहीं रहता है तो नियमों के तहत ब्लू बेज अपने आप हट जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट पर ब्लू बेज को शनिवार की सुबह ट्विटर ने हटा दिया था और बाद में इसे बहाल कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के पर्सनल अकाउंट में भी ब्लू बेज नहीं था और इसे भी बाद में बहाल कर दिया गया। संघ की कई अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे कि सुरेश जोशी, अरुण कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके बारे में दोस्तों ट्विटर ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि इसकी वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत अगर अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है या अधूरा है तो माइक्रो ब्लॉगिंग मंच स्वतः ब्लू बेज को हटा देता है। ट्विटर ने कहा कि ब्लू टिक हटाना लॉग इन से संबंधित है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए व्यक्तियों को 6 महीने में कम से कम एक बार लॉग इन करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कहा दुनिया भर में 60% कोरोना रोधी टीके चीन, अमेरिका और भारत को मिले। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि अब तक विश्व भर में वितरित किए गए कोविड-19 रोधी 2 अरब टीकों में से करीब 60% टीके महज 3 देशों चीन, अमेरिका और भारत को मिले हैं। WHO महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलीवर्ड ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते हमें 2 अरब से अधिक टीके मिलेंगे। हम टीकों की संख्या और नए कोविड-19 रोधी टीकों के लिहाज से उल्लेखनीय 2 अरब टीकों का आंकड़ा पार कर लेंगे। इन्हें 212 से अधिक देशों में वितरित किया गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हम 2 अरब टीकों की तरफ देखें तो 75% से अधिक खुराक महज 10 देशों को मिली है। यहां तक कि 60% टीके 3 देशों चीन, अमेरिका और भारत को मिले हैं। एलीवर्ड ने कहा कि कोवैक्सीन ने कोविड-19 रोधी टीके के 127 देशों में वितरित करने और कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 2 अरब टीकों में से चीन, भारत और अमेरिका को मिली 60% खुराकों को घरेलू रूप से खरीदा और इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होगी मोदी और ममता बनर्जी दोनों की तस्वीर, सरकार ने निकाला समाधान। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो आता है, लेकिन कई राज्य सरकारों और केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के फोटो पर आपत्ति जताई है और इसे असंवेदनशीलता कहते हुए आपदा में प्रचार करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर रार अब और बढ़ गई है, जबकि ममता बनर्जी सरकार ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर सीएम ममता बनर्जी की ही फोटो आएगी। इस घोषणा के बाद से ही भाजपा द्वारा बंगाल सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन अब इस मामले पर बंगाल सरकार की तरफ से सफाई आ गई है। बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर सिर्फ उन्हीं वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगाई जाएंगी जिन वैक्सीनों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है। जिन वैक्सीनों की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की गई है उन पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आएगी, जबकि जिन वैक्सीन की खरीद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी उन पर सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर आएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता के बाद केजरीवाल से भिड़ा केंद्र, दिल्ली की घर घर राशन योजना पर लगी रोक, केंद्र सरकार ने कहा बिना मंजूरी योजना लागू नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की अरविंद केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया है। यह योजना 1 हफ्ते बाद लागू होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया। इससे पहले केंद्र
केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के रिश्तों में तख्ती बढ़ गई थी। दोस्तों 15 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट की बैठक ली थी, जिसमें मुफ्त राशन योजना को लेकर फैसला किया था। 18 मई को खुद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। अब वे इस मसले पर रविवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। सरकार ऐसे लोगों को 5 किलो राशन देती है। इस महीने ऐसे लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की योजना के तहत 5 किलो राशन और दिया जाएगा। इस तरह इस महीने लोग 10 किलो राशन भी ले सकेंगे। दिल्ली में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन की जरूरत है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाएगा। जल्द ही यह प्रणाली लागू हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना पर ग्रहण लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में किसानों की नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, सीएम एम.के. स्टालिन से की अपील। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के किसान संगठन विवसायिगल संगम के सदस्यों ने 1 साल पहले केंद्र द्वारा बनाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों की प्रतियां शनिवार को जलाते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की। राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने चेहरे पर मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। देश भर में किसानों के साल भर लंबे प्रदर्शन और नई दिल्ली में आंदोलन के दौरान उनके बलिदानों को याद करते हुए संगम के प्रदेश महासचिव पी षणमुगम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से विधानसभा में इन कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने कृषक समुदाय के कल्याण के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। स्टालिन को जल्द ही विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। चेन्नई के समीप तंबरम में षणमुगम के नेतृत्व में 15 लोगों ने कानूनों की प्रतियां जलाई। इसके तुरंत बाद पुलिस कर्मियों ने पानी डालकर आग बुझाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को जल्द कराना होगा आधार कार्ड से लिंक, वरना होंगी परेशानी। जी हां दोस्तों, अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेसी के मामलों पर लगाम लग पाएगी, जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में अगर आप भी आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर प्रक्रिया भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य की परिवहन विभाग की वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांगा जाएगा, वो नंबर दर्ज कर दें। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, और उस OTP को डालने के बाद आपका आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस से पूरी तरह से लिंक हो जाएगा और यहीं पर प्रक्रिया समाप्त भी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक ने 2 साल के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट कर दिया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक का यह फैसला 7 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा। इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। ट्विटर और फेसबुक दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। फेसबुक ने वाशिंगटन में 6 फरवरी को संसद परिसर में हुई हिंसा को भड़काने के लिए 4 महीने पहले ट्रंप के खाते को निलंबित कर दिया था। ट्रंप को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों खबर आई थी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल फेसबुक पर वापसी नहीं होगी। सोशल मीडिया नेटवर्क के अर्ध स्वतंत्र पर्यवेक्षण बोर्ड ने फेसबुक पर उनके अकाउंट के निलंबन को बरकरार रखने के पक्ष में राय व्यक्त की। वाशिंगटन में 6 जनवरी को संसद परिसर में हुए हिंसा को भड़काने के लिए 4 महीने पहले उनके खाते को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेजेपी विधायक से विवाद के बाद हरियाणा किसानों ने मार्च निकाला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के टोहाना में शनिवार को सैकड़ों किसानों ने पुलिस की छापेमारी और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, जिनकी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा के साथ एक विवाद के बाद अपने 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। किसानों का राकेश टिकैत और रनाम सिंह चंडूनी जैसे शीर्ष नेताओं ने नेतृत्व किया। किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से आंदोलन कर रहा है।
दोस्तों बताया जा रहा है कि देवेंद्र बबली ने टोहाना में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को कहा था कि यदि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली फतेहाबाद के टोहाना में एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से उन्हें गालियां देने को लेकर 6 जून तक माफी नहीं मांगते हैं तो वे राज्य में सभी थानों का घेराव करेंगे। बबली ने किसानों के आरोपों से इनकार किया और इसके बजाय किसानों के एक समूह पर उनकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया। वे एक सरकारी अस्पताल में टीकाकरण शिविर का उद्घाटन करने जा रहे थे, तभी यह विवाद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने जारी की अनलॉक की गाइडलाइन, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद। दोस्तों कोरोना संक्रमण के कम होते स्तर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेकिंग द चेन निर्देश जारी किया है। इसके अंतर्गत राज्य के जिलों को वीकली पॉजिटिव रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर 5 स्तर पर बांटा जाएगा और अनलॉकिंग प्रोसेस की शुरुआत की जाएगी। मुंबई को 3 स्तर पर रखा जाएगा। बीएमसी ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अनलॉक के नए नियम सोमवार को लागू किए जाएंगे। सभी दुकानें यानी कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा नॉन एसेंशियल दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुल सकेंगी। वहीं राज्य में मॉल्स, थिएटर बंद रहेंगे। जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5 से 9 और शाम को 6 से 9 तक अनुमति दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बस में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों लोकल ट्रेनों में सीमित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए ही होगी। अब दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,26,21,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 37,13,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है और अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, स्पेन, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,86,94,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,44,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में भारत में 1,20,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, 1 मैन 1 पोस्ट लागू। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली टीएमसी की शनिवार को बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। सयोनी घोष को टीएमसी यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। पार्टी में आगे से 1 मैन 1 पोस्ट की नीति लागू होगी। हिंदुस्तान की जनता की सेवा के लिए टीएमसी दृढ़ प्रतिज्ञ है और यह पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं और 2014 से डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सांसद हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के लिए अहम भूमिका अदा की और बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के चुनावी कैंपेन के मुख्य किरदारों में से भी एक थे। इससे पहले शुक्रवार को खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिशोध की राजनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाए जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मानसून ने दे दी दस्तक, तटीय इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शनिवार को पहुंचे दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक शुभांगी भूते ने कहा कि मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच गया है। यह औपचारिक रूप से तटीय रत्नागिरी जिले में हरनोई बंदरगाह में पहुंच गया
गया है। इसके दस्तक देने का वास्तविक क्षेत्र सोलापुर तथा मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों तक और उसके बाद तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश तक होता है। दोस्तों, इससे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून 2021 के लिए अपना दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करते हुए आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि देश में इस साल मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। महापात्रा ने कहा कि इसके सामान्य दीर्घावधि औसत से 96 से लेकर 104% होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर की वर्षा सामान्य दीर्घावधि औसत के 96 से 104% होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे लगातार घट रहे हैं सोने और चांदी के दाम। जानिए क्या है आज की कीमतें। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज सोना 388 रुपए की गिरावट के साथ 47,917 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 920 रुपए की गिरावट के बाद 69,369 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1870 प्रति औंस जबकि चांदी $27.35 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई को देश के बाहर T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर आपत्ति नहीं, आईसीसी को दी जानकारी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना है, लेकिन जानकारी के अनुसार भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को जानकारी दी है कि कोरोना के बीच यदि टूर्नामेंट को देश के बाहर शिफ्ट किया जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आयोजन का अधिकार उसी के पास रहे। 1 जून को आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई को इस पर फैसला करने के लिए 28 जून तक का समय दिया गया था। 16 टीमों को टूर्नामेंट में उतरना है और इसके शुरुआती मुकाबले ओमान में भी हो सकते हैं। 4 मई को कोरोना केस आने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया था। बचे 31 मैच भारत की जगह यूएई में होंगे। दोस्तों, बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाँ, हमें औपचारिक रूप पर इसके आयोजन का फैसला करने के लिए 28 जून तक का समय मिला है, लेकिन टूर्नामेंट को देश के बाहर शिफ्ट किए जाने पर आंतरिक रूप से हम तैयार हैं और आईसीसी को इस बारे में बता दिया गया है, बशर्ते आयोजन का अधिकार हमारे पास ही रहे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाराणसी में मिला सबसे ज्यादा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, शोध में चौंकाने वाले नतीजे आए सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है और ऐसे में बीएचयू के वैज्ञानिकों का शोध सामने आया है। इस शोध के नतीजे चौंकाने वाले हैं। वाराणसी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिले हैं। इसके साथ ही शोध में दक्षिण अफ्रीका का भी म्यूटेंट मिला है। अब वैज्ञानिक तीसरी संभावित लहर और उसके प्रभाव को लेकर शोध में जुट गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाना शुरू किया तब बीएचयू के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई और 30 लोगों की टीम तैयार हुई। बाकायदा नमूनों पर गहन अध्ययन शुरू हुआ। वाराणसी सहित मिर्जापुर और अन्य जिलों के नमूनों को भी लिया गया। अध्ययन में 130 नमूनों का सीक्वेंस किया गया। बीएचयू और सीएमआईआर सेलुलर सीसीएमबी हैदराबाद ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से कोरोना वायरस वेरिएंट के जीनोम को सीक्वेंस किया गया। इसके बाद आए नतीजों में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिलने की बात सामने आई। अब कोरोना के आतंकी स्वरूप को लेकर शोध जारी है और बीएचयू के वैज्ञानिकों की माने तो जल्द ही इस पर भी कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 7 जून से फिर दौड़ेगी मेट्रो, लेकिन शर्तें रहेंगी लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दिल्ली मेट्रो को बंद किया गया था, लेकिन हालात काबू में आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक करने का बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सोमवार 7 जून 2021 से शर्तों के आधार पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जा सकती है। मेट्रो केवल 50% पैसेंजर के साथ ही पटरी पर चलेगी। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के सभी शहरों में भी मेट्रो के शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो को ऑड इवन फार्मूले के साथ शुरू किया जाएगा। मेट्रो में केवल 50% लोग ही ट्रेवल कर सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मेट्रो को बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लोग अनलॉक 2 में मेट्रो के खुलने की उम्मीद लगा रहे थे। दरअसल दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना काल में ऑफिस या किसी अन्य काम के लिए जाना पड़ रहा है, उनके लिए यह राहत की खबर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमानों पर हवाई क्षेत्र से गुजरने पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ ने बेलारूस के विमानों पर ईयू के सदस्य देशों के साथ हवाई क्षेत्र से गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। पिछले महीने सत्ता के आलोचक पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए रेयान एयर यात्री विमान को जबरन बेलारूस में उतारे जाने की घटना के बाद ईयू ने यह कदम उठाया है। यूरोपीय संघ ने एक बयान में शुक्रवार को कहा कि उसके 27 सदस्य देश बेलारूस से संचालित होने वाले किसी भी विमान को इलाके में उतरने या फिर हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। बेलारूस के वायु यातायात नियंत्रकों ने 23 मई को रेयान एयर के विमान के चालक दल से बम का खतरा होने के चलते उसे उतारने को कहा था। इसके बाद विमान को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में विमान को उतरने को मजबूर किया गया। विमान के उतरने के बाद पत्रकार रमन प्रांतासेविच को गिरफ्तार कर लिया गया। कई देशों ने बेलारूस की इस कार्यवाही की निंदा की है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक ग्रुप कौन सा है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस बैंक का नाम जो कि भारत में सबसे बड़ा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।